हेलो बच्चों, आज स्टडी करेंगे हम केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द केमिस्ट्री। नीट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टडी करते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री की बेसिक ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनेल, ओके, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एल्डिहाइड, alcohols, and all of these are the derivative of the hydrocarbons. Hydrocarbon is the basic organic compounds, okay. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों? एलिमेंट्स, देयर कंपाउंड्स, एंड ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? मिनरल्स, एयर, सी, सॉइल, ईटीसी। उसके बाद आती है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। ये वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इन सभी को स्टडी करते हैं, ठीक है। और इनके इस साथ में क्या स्टडी करते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, कंसंट्रेशंस ऑन द रिएक्शन। सो इट इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री। बड़ा सिंपल है। दिस ब्रांच डील्स विद वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ chemical substances, both quantitative as well as qualitative. So this is the very simple. Next है industrial chemistry. Chemistry involves in industrial processes. It is studied in this branch. For example, किसी भी कंपाउंड्स की pH स्टडी करना, मेडिसिन की pH स्टडी करना, इंडस्ट्रियल लेवल पर पॉलीथीन को स्टडी करना, पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करना, ये सब किसका पार्ट है बच्चों? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट। इसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। यहाँ हम उन सबस्टेंस को स्टडी करते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, इन सभी को स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, एंजाइम्स, इनके प्रोडक्शन और इनकी स्टडी करते हैं। इसके बाद आती है बच्चों न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके स्टूडेंट्स, एंड द प्रोडक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन द वेरियस फील्ड। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम रेडियोएक्टिव्स आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है बच्चों किस चीज़ का? मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। तो बड़ा सिंपल है। ए फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्योर नंबर एंड यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एंड यूनिट। डेट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्योर नंबर एंड यूनिट। फॉर एग्जांपल 5 kg, here 5 is the pure number and kg is the unit. 5 second, here 5 is the pure unit, pure number, and second is the unit. So they are different types, but question is that what is the unit? Unit is defined as the standard of reference chosen in order to measure a definite physical quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड वेट एंड measures are given by the international system of unit, means by the SI। स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल यूनिट्स हैं। तो देयर आर फॉलोइंग फिजिकल यूनिट्स: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ देखिए सिंपल लिखा हुआ है विद symbols of quantity and name of SI unit, symbol of SI unit. Suppose length is represented by small l, its unit is meter represented by small m, and so on. But it also contains the specific features, and here there are many some prefix and suffix here, and these are used to the multiply and submultiplication. For example, prefix, submultiply and multiply.
So how? Suppose we want to study the deci. Deci represented by small d. It is sub multiple means 10 power minus 1. Prefix deca means da means 10. So these are different. If suppose करिए हमें स्टडी करना है 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होगा, तो सीधा लिखा हुआ बच्चों 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होगा। तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं 1 मीटर में। लेकिन 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर 9। तो यहाँ पर हम आसानी से उसकी स्टडी करते हैं। 1 मीटर में कितने गीगा मीटर होंगे, यू नो वेरी वेल, ओके। 10 की पावर माइनस 9 गीगा मीटर मीन्स 1 गीगा में 10 की पावर 9 होते हैं, ठीक है। सपोज करिए अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि 1 गीगा मीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की पावर 9 मीटर होंगे, तो ये अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल 1 पेटा मीटर, तो पेटा मीटर का मतलब हुआ 10 की पावर 13 मीटर, है नहीं, वो सॉरी 15 मीटर। सो इट इज़ द वेरी सिंपल टू स्टडी द प्रीफिक्स एंड their symbol, but some multiply and multiply, but there are many rule and regulations for that. What is first? The symbol of units are never expressed in plural form. For example, we write 15 centimeter, not write the 15 centimeters, it is the wrong, okay. Second, if a unit is named after the name of person, it is not written with capital letter, okay, it is not written with the capital letter. For example, we write Newton, not Newton. Newton means small n, okay, Newton, but in the word, not in the letter. But the symbol of unit named after the name of a person is expressed in capital letter, means symbol of unit. So here one thing is remember that if ए यूनिट नेम बच्चों किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, ठीक है। यूनिट नेम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है, ना कि कैपिटल में। लेकिन जब सिंबल बनाते हैं तो सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे न्यूटन का सिंबल है कैपिटल एन, नॉट ए स्मॉल एन। लेकिन अदर यूनिट्स की बात करें तो इसको इन्वर्स करते हैं, जैसे मीटर, ठीक है। तो मीटर को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, क्योंकि मीटर किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ठीक है। तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम से होती है, अगर हम उसको वर्ड में लिख रहे हैं तो साइंटिस्ट के नेम की यूनिट वर्ड में स्मॉल लेटर्स में ही लिखी जाएगी। लेकिन जब उसका सिंबल बनाते हैं तो कैपिटल में, और रेस्ट के लिए इसका इन्वर्स कर दिया जाता है। चलिए फोर्थ रूल क्या कह रहा है, नो नॉट मोर देन 1 सॉलिडस इज यूज्ड। केवल हम किसी भी डेटा में एक ही सॉलिडेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 पॉइस इज एक्सप्रेस्ड एट्स, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, 1 ग्राम पर सेकेंड सेंटीमीटर, और 1 ग्राम सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर, नॉट एज 1 ग्राम इनवर्स सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ बच्चों को डेरिवेटिव यूनिट्स दे रखी हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, इनका केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा यूज नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर का केमिस्ट्री में बहुत यूज है। टेम्परेचर इज बेसिकली यूज इन द केल्विन, इट इज़ द डिग्री सेंटीग्रेड ऑल्सो, एंड डिग्री सेंटीग्रेड इफ स्टडीड या कैलकुलेट फ्रॉम द केल्विन, देन व्हाट हैपन, वी डिडक्ट द 273.15 फ्रॉम द केल्विन, देन फाइंड आउट द डिग्री सेंटीग्रेड। इफ वी फाइंड आउट द केल्विन, देन ऐड 273.15 in the degree centigrade. For example, 25 degree centigrade means 298 Kelvin, okay. If we saying that what 27 degree centigrade, that means it's a 300 Kelvin. अगर हम कभी ये कहते हैं कि 300 Kelvin, तो इसका मतलब हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बोला जा रहा है। इसी तरह से टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन याद रखिएगा फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर के लिए स्टडी किया जाता है। इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसी तरह से हम वॉल्यूम को भी स्टडी करते हैं, तो 1 लीटर बराबर बच्चों कितना होता है,
1000 centimeter cube means what is that means 1 liter equal to 10 centimeter cube. ओके, सो इट इज़ द वेरी सिंपल. लेकिन हम जनरली 1 लीटर को क्या लिखते हैं 100 ml. ओके स्टूडेंट, 100 ml एंड 100 ml इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 मीटर क्यूब मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब. ओके, सो इन जनरली 1 लीटर मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब. इसी तरह से एनर्जी को 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल. 1 कैलोरी में 10 की पावर माइनस 3 किलो कैलोरी, या 1 किलो जूल में 10 की पावर 3 जूल. प्रेशर भी है 180 m का मतलब होता है 760 टॉर, 760 mmHg मीन 76 सेंटीमीटर Hg, या 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. इट मे बी रिप्रेजेंटेड 10 की पावर 5 पास्कल. ठीक है, तो हम अक्सर क्या करते हैं 180 m को 10 की पावर 5 पास्कल में स्टडी करते हैं, या 760 mmHg में. तो ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर. तो क्या होता है ये सिग्निफिकेंट? टू इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट साइंटिस्ट यूज द टर्म सिग्निफिकेंट फिगर. सो इट इज़ द वेरी सिंपल. द फिगर rules are observed in counting the number of significant figures is a given measured quantity and it has the many rules. For example, number 1, all non-zero digits are significant. For example, 24.3 has 3 significant figure, 243.2 has 4 significant figure. Okay, now second point is a zero becomes significant figure if it is appears between two non-zero digit. मतलब अगर कोई भी जीरो डिजिट दो नॉन डिजिट के बीच में आ रही है तो इसको सिग्निफिकेंट की तरह हम स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल 3.04 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3.506 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, मीन सिग्निफिकेंट नंबर. नाउ लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट. मतलब जो किसी भी न्यूमेरिकल डेटा से या नॉन डिजिट से पहले अगर कोई भी जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. जैसे 0.524, तो यहाँ जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे. 0.054 जीरो को छोड़ दीजिए. तो पहले में क्या हुआ 0.542 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दूसरे में 0.054 में 2 सिग्निफिकेंट हैं, 0.006 में 1 सिग्निफिकेंट है. याद रखना अगर कोई भी जीरो पहले आ रहा है डिजिट से नॉन डिजिट से तो याद रखना नॉन जीरो डिजिट से तो याद रखना वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा. ट्रेलिंग जीरो, द जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल 430.1 it has the 4 significant figure, also has the 5 significant figure. Okay, so this is the clear for everyone. Now if a number ends in zero but these zero are not to the right of the decimal point. अगर कोई भी जीरो डेसिमल पॉइंट से पहले भी आ रहा और जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, जैसे 11,400 ग्राम, then they may have 3 significant figure, 4 significant figure, 5 significant figure, etc. But how? कैसे? It is depend on the when we write in the exponential form, means a number is first written in the exponential form. What is the exponential form? We study after the some time. Okay, so write for example 1.14 into 10 की पावर 4 ग्राम. It has 3 significant figure, 1.140 into 10 की पावर 4. It has 4 significant figure, 1.1400. It has 5 significant figure. Okay. Next is the 6th point is most important. The non-significant figure is the measurements are round off. Okay.
द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स in the measurements are round up. For example, and but how कैसे? So there it has also the different rule. So number one is the if the figure following the last number to be retained is less than 5, अगर कोई भी लास्ट डिजिट 5 से कम है, ठीक है, then it may be significant. Okay, less than, retain is less than 5. All the unwanted figures are discarded and the last number is left unchanged. For example, 5.6724 is represented as written as 5.67. Here 2 is smaller than 5, so 2 and 4 are the unwanted figure, then they are the discarded. Second rule is here, if the figure following the last number to be retained is greater than 5, अगर कोई भी डिजिट 5 से ऊपर आती है, ठीक है, then last figure to be retained by increase by the 1 unit and the unwanted figures are discarded. For example, 8.6526. So see here, 6 is greater than 5. Okay, last digit 6 is greater than 5. So here we write 8.653 means it has 4 significant figure. Then after then you give the answer. Okay. Now third, if the figure following the last number to be retained is 5, the last figure is increased by 1 only in case it happen to be odd. अगर कोई भी डिजिट ऑड है और अगर वहाँ पर 5 है तब हम 1 से इंक्रीज कर देंगे और अनवांटेड डिजिट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल 2.3524, तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो 2.33 क्या है, या यहाँ पर ये क्या बच्चों 3 ऑड नंबर है और उसके बाद 5 आ रहा है, तो 24 यहाँ पर अनवांटेड डिजिट हो जाता है. तो यहाँ पर आंसर हम क्या कर देंगे, 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने होंगे बच्चों, 3 होगा. दिस इज बिकॉज 3 इज और हैंस इंक्रीज बाई 1. अगर यहाँ पर बच्चों कोई 5 से पहले इवन नंबर आ जाता है जैसे 7.4511, तो 11 तो अनवांटेड डिजिट्स है, उनको हम लैप्स कर देते हैं, मीन्स उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं. अब देखिए 5 से पहले 4 आ रहा है, इट इज़ द इवन नंबर, सो देयर इज नो इंक्रीज इन डैट, तो हम इसको क्या कर देते हैं, वहीं की वहीं छोड़ देते हैं. आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7.4. क्लियर. नाउ एग्जैक्ट नंबर हैविंग एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज इन्फिनिट नंबर of the zero can be placed after the decimal point. For example 20, it is not 20, it is a 25.0000000, a large number of the zero here, so it is the its significant figure is the 20. Okay, so this is the very simple. And here question is also that how we calculate the calculations involving in the significant figure. So there are different type of the rules. Right, the resultant of an addition or subtraction in the number having different precisions should be reported to the same number of decimal place or as present in the number having least number of the decimal place. The rule is illustrated by the following example. For example 33.3 added with 0.3.11, okay, and at the 0.313. So how we add, it is the 36.723. Answer should be reported in the 1 decimal place. Okay, so here 2 is less than 5, so it to be discarded and unwanted digit also discarded. So answer is the 36.7. And here second example also is here. After the addition we find out that the answer should be on the 2 decimal points if the one is the 4 and another is the greater than 5. okay, यहाँ पर बच्चों इस चीज़ को बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है. करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3.47. तो देखिए बच्चों पहली डिजिट पहले कैलकुलेशन में हमने देखा कि पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट है 5 से छोटा है, तो हमने आपको सब डिस्कार्ड कर दिया. लेकिन जब हम दूसरे आंसर में देखा कि जो दूसरा डिजिट है पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 7, तो 7 क्या है यहाँ पर बच्चों
बड़ा है तो उसके बाद जो 2 है वो 5 से छोटा है, वहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि स्मॉलर डिजिट 5 से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आंसर वहीं से छोड़ दिया जाता है। तीसरे में हम देख सकते हैं इसके आंसर को अगर हम इनको डिटेक्ट करें, है नहीं, तो आंसर फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 डेसिमल तक यहाँ पर आंसर लेंगे, क्यों, फोर्थ डिजिट जो है 5 से बड़ी है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ये सभी स्टडी हैं। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हमेशा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेते हैं। ठीक है, 1 तक भी ले सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन द डिफरेंट नाउ। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मीन्स मैटर। वन थिंग इज रिमेंबर दैट मैटर is everything that occupy the space and have the definite mass, and matters are generally 2 types, pure matter and impure matter. Pure matter are known as the elements and compounds. This is because they are made up of the one kind of the particles. Okay, and impure matter are known as the mixture, and they may be homogeneous and heterogeneous. Okay, so here we study the first of all elements or compounds. So question is that what is the elements? Elements are pure substances that cannot decompose into the simpler substance by the chemical change. Means thus matter which is made up of the single particle of atom, means single smallest particle, is known as the element. Means elements are those matter which are made up of the atom, means their smallest unit is the atom. Okay, but they have only the one kind of the atom. For example, iron contain one kind of the atom, iron atom. Gold is made up of the only one kind of the metal atom. Okay, hydrogen element is made up of the hydrogen atom only. So these are the atom, but elements also classified into the 3 categories: metals, non-metals and metalloids. Okay, now second is the compounds. Compounds are pure substances, but they are made up of the 2 or more different type of the elements in the fixed proportion by mass, means by the molecule. Molecule are those matter which are constituted by the 2 or more elements in a fixed proportion. For example, in water, hydrogen and oxygen is present in the 1:8 ratio. Okay, so it is the compound. But the smallest unit of the compound is the molecule. But here student, compounds also classified into the different group. For example, organic compounds, those compounds of which source are the living organism, means the compounds obtained from the living sources are termed as living, means organic compounds. The term organic is obtained from the organism. For example, hydrocarbon and their derivatives like haloalkane, alcohols, aldehyde, carboxylic acid, amines, biomolecules, all are the organic compound. Second are the inorganic compound. The compound obtained from the non-living sources such as rock, minerals are termed as inorganic compounds. Okay, these compounds are elements except the hydrocarbons and their derivatives. For example, carbon dioxide, water, potassium hydroxide, NaOH. It is a large number of them. Now, specific properties of the substance. What are the specific properties of the substance? So first important property is the deliquescence. Okay, what is the deliquescence? So listen carefully. The property of certain compounds of taking up the moisture present in the atmosphere and become wet when exposed is known as deliquescence. ठीक है, मतलब डेलिक्विसेंस क्या होता है? एटमॉस्फेयर से किसी सबस्टेंस के द्वारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और उसका भीग जाना क्या कहलाती है बच्चों? डेलिक्विसेंस कहलाती है. फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, all of these substances absorb the moisture from the atmosphere. Okay, second is the hygroscopicity. What is that? Hygroscopicity means certain compounds combined with the moisture and are converted into the hydroxide or hydrated form. Okay, means
They absorb the moisture from the atmosphere and convert into the hydrated form are known as the hygroscopic, and the compounds are known as the hygroscopic compounds. For example, anhydrous copper sulfate, quicklime, anhydrous sodium carbonate, etc. For example here, quicklime when absorb the water, then it convert into the lime water, means calcium hydroxide. Okay, so this is the very simple. Efflorescence means the property of some crystal substance to lose their water of crystallization on exposure and become powdery on the surface is called the efflorescence. Such as salts are known as the efflorescent salt. For example, ferrous sulfate. When ferrous sulfate put in the atmosphere, then it lose the water and get the dry sodium carbonate. It also contain the 10 water molecules. When put in the open atmosphere, then it means in the sunlight, then they remove the water molecules. Potassium. Okay, what is the formula of potassium? It is the most important. K2SO4 into aluminium sulfate into 24H2. It is the potassium. Now student, next important property is the malleability. This property is shown by the metals. When a solid is beaten and does not break but converted into the thin sheet, then this is known as the malleability. For example, gold, copper, silver, iron, etc. What is the ductility? Means the property of metal to drawn into the wire is known as the ductility. For example, gold, silver, copper, platinum, etc. Now next is the elasticity. When the stresses means force per unit area normal to the cross sectional area is small, the solid completely regain its original shape, size, volume, okay, after deforming phase removed. For example, steel, glass, okay, are the elastic bodies and they gain their original size after the elasticity. When stasis is increased on a metal, a limit is reached beyond the which if the stasis is removed, the solid does not come back to its original shape. For example, carbon, iron, if we stretch out, then they never be come back in the same position. Brittleness, there are solid substance when then break down into the small pieces by the hammer are known as the brittle substance, and the more brittle substance is the diamond. Hardness, the material is said to be harder than the other if it scratch it. Okay, for example here diamond. And the hardness of the substance is measured by the Mohs scale. It is the important term. Mohs scale is that apparatus or device by which we measure the hardness. So here most important part, that on the Mohs scale hardest substance is the diamond and minimum hardest substance is the talc. Talc is the minimum hardest. Okay student, so this is the simple information regarding the study. So now here the next topic is the law of combinations. So this is the very simple also here. Law of combination means during the chemical reaction elements are combined in the definite composition. So it have the different type of the law. So first law is the law of conservation of mass. It was stated by the Lavoisier in 1774. According to this law, what happened? In a chemical change, the total mass of the substance remain constant, or in chemical change means mass neither be created nor be destroyed. Means total mass of the reactant is equal to total mass of the products. Okay. Second law is the law of definite proportion. Means it states that it was given by the Proust in 1799, and it states the chemical compounds always contain the same elements combined together in the fixed proportion. For example, by mass in water, hydrogen and oxygen present in the 1:2
8 ratio. In same, here we take the example of the carbon dioxide, where carbon and oxygen by mass is the 3:8 in the ratio. Either it originated or obtained from the different resource by the heating of calcium carbonate, burning of the carbon in the oxygen, from the respiration, reaction of calcium carbonate with hydrochloric acid, any. We take the carbon dioxide from the any resource, but here carbon and oxygen are present into the 3:8 ratio. That means it is a definite proportion. Okay student, so there are different type of the example. Next is the law of multiple proportions. This law put forwarded by the Dalton in 1808. Here, if two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the different element bear a simple ratio. For example, oxides of nitrogen, if we fix the amount of nitrogen, then oxygen gives the specific type of the multiple ratio. And what is this, you know very well. Okay, so here the ratio is the 1:2:2:3:4:5, 16, 32, 48, 64 and 80. Second is the law of reciprocal combination या reciprocal portion. Here this law given by the Richter in 1794, and this law states that when definite mass of a element A combined with two other elements B and C, then to form two compounds. Then if B and C also combine to form the compound, then their combining mass are in same proportion or bear a simple ratio of the mass of B and C, which combine with a constant. For example, NaH and HCl. In NaH, sodium contain 23 parts and hydrogen contain 1 part, but in HCl, chlorine contain 35.5 parts and hydrogen are 1 part. But when sodium and chloride combine to each other, then they having the reciprocal ratio means 23:35.5. So it is the very simple. Here there is another examples also, जैसे हाइड्रोजन जब सल्फर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 2 पार्ट है दोनों जगह, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कितना, 2:1 मीन्स 32 पार्ट और 16 पार्ट है. लेकिन जब सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइंड करती है तो क्या बनता है, SO2. यहाँ पर उनका एक सिंपल रेशियो आएगा निकल के 1:1. तो देखिए बच्चों, पहले एग्जाम्पल में वो रेसिप्रोकल था, तो या तो रेशियो रेसिप्रोकल होगा या फिर रेशियो सिंपल रेशियो होगा. ठीक है, तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता, इसलिए इसको इक्विवेलेंट रेशियो के फॉर्म में यूज किया जाता है. सो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द मीन्स some basic principles of the chemistry. Next part is to be studied on the Wednesday.